नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एमपीटेट वर्ग 3 की जो वैकेंसी है वो जल्द ही आने वाली है, ज़्यादा समय उसमें नहीं बचा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन पेपर आपके हुए थे प्रीवियस ईयर पेपर, वो सारे के सारे एक एक करके सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज यहाँ पर ईवीएस का आपको पार्ट फर्स्ट मिलेगा, जिसमें 20 प्रश्न आपको मिलेंगे और 20 के 20 प्रश्नों को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, हर एक प्रश्न को ध्यान से देखना है, समझना है, और जहां पर आपको लगे कि ये नोट करना है तो कॉपी में भी उसको नोट करते चलिएगा, ताकि जब भी आप समय मिले एक बार उसको पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से रिवीजन आपका हो जाएगा। तो कॉपी पास में रखिएगा, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 4 विकल्प पढ़ो, उत्तर भी आपको चयन करना है मेरे से पहले, जिससे कि आपको पता चल सके कि इन 20 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 करके करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगला पार्ट चाहिए तो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, जल्दी हम लेकर आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय आपका यहाँ पर खराब नहीं करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, एक होता है विषय और एक होता है उपविषय, है ना। तो यहाँ पर विषय के बारे में पूछा गया है, व्यापक विषय के बारे में पूछा गया है ना। तो इसमें व्यापक विषय के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या वो परिवार और रिश्तेदार है, पौधे हैं, आश्रय, या फिर चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विषय कितने प्रकार के होते हैं। ईवीएस में 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो इन 6 प्रकार में से कौन सा नहीं है उसके बारे में पूछा गया। सीधा सीधा उप विषय के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो हम एक एक करके जान लेते हैं, आंसर तो हम जान ही लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विषय के बारे में पूछा गया है कि विषय के बारे में हम जान लेते हैं कि कितने विषय होते हैं। तो 6 विषय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो आपका हो गया परिवार एवं मित्र, है ना। पहला विषय कौन सा हो गया आपका? परिवार एवं मित्र हो गया। दूसरा हो गया आपका जल, है ना। दूसरे नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर जल, यहाँ लिख देता हूं। और तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा यात्रा। तीसरे नंबर पर हो गया आपका यात्रा, एक एक करके नोट करते चलिएगा, है ना। चौथे नंबर पर हो गया आपका भोजन। 5वें नंबर पर हो गया आपका आश्रय। और 6ठे नंबर पर हो गया आपका चीजें जो हम बनाते हैं। कौन सा रह गया? पौधा। पौधा जो है ये क्या है? ये उपविषय है। क्या है? उपविषय। अब उपविषय कितने प्रकार के होते हैं? तो उपविषय होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। किसके होते हैं? तो याद रखिएगा, मात्र एक ही विषय के होते हैं, परिवार और रिश्तेदार, सॉरी परिवार के, है ना। परिवार और रिश्तेदार, यानी कि इसको मित्र भी कह सकते हैं, परिवार एवं मित्र। इसके कितने उपविषय बताए गए हैं? तो 4 उपविषय बताए गए हैं, याद रखिएगा। पहले नंबर पर आता है आपका संबंध, यहाँ पर लिख देता हूं, ये क्या है? उपविषय, है ना। तो ये आ गया आपका संबंध। दूसरे नंबर पर हो गया आपका कार्य और खेल। तीसरे नंबर पर आता है आपका जानवर। और चौथे नंबर पर आता है आपका पौधे, है ना। ये लिख देता हूं, पौधे। याद रहेगा, देखिए यहाँ पर जरूर नहीं कि पौधे आ जाए, पौधे की जगह पर आपको संबंध भी दे दिया जाए, कार्य और खेल, जानवर, या फिर पौधे, है ना। जैसे कि पौधे विकल्प में दे रखा है। तो इस प्रकार से विकल्प पूछा जा सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर उपविषय कौन सा नहीं है या विषय कौन सा है। इस प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 6 विषयों के बारे में जानकारी होना चाहिए, और जो ये 4 मैंने उपविषय बताए हैं इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके उपविषय हैं। तो परिवार एवं मित्र या फिर परिवार और रिश्तेदार के 4 उपविषय होते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आंसर आपका क्या हो गया? यहाँ पर पौधे हो गया, है ना। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है? देखिए, यहाँ पर प्रश्नों को हमें समझना है। यदि आप अच्छे से प्रश्न को समझ गए तो आंसर बहुत जल्दी आप यहाँ पर कवर कर पाएंगे। मानवीय गतिविधि के बारे में पूछा गया है ना। तो मानवीय गतिविधि क्या भूजल का ह्रास होता है? नहीं होता है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, ये भी आपके मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये भी नहीं। वन क्षेत्र में वृद्धि करना, ये भी नहीं। क्या? प्रदूषण कम करना, है ना। ये मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में गतिविधि जो होती है इसके बारे में सही कथन होगा पारिस्थितिकी तंत्र पर, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर प्रदूषण कम करना। 4th वाला जो विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, तो 78% है ना, और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है, 21%। ये दोनों ही वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस हैं। और ये जो गैस है ये किसके अनुसार वायुमंडल में पाई जाती है, क्या आयतन के अनुसार पाई जाती है, भार के अनुसार, घनत्व के, या फिर वेग के। तो हमेशा याद रखिएगा ये आयतन के अनुसार पाई जाती है ना। वायुमंडल में आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये 0.03%। इन तीनों के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये वायुमंडल के निचले स्तर में पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, आयतन होगा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है। प्रश्न को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा गया है, जंगल का कौन सा कार्य नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प पढ़ेंगे, आसानी से आप आंसर दे पाएंगे इसका। सतह से वर्षा जल के प्रवाह को कम करना बिल्कुल करता है जंगल, है ना। मिट्टी के कटाव को रोकता है जंगल। स्थानीय तापमान को नियंत्रित करता है। ध्वनि प्रदूषण कम नहीं करता है ना। जंगल जो है, जंगल का जो कार्य है वो ध्वनि प्रदूषण कम करना नहीं है, और यही आपका आंसर है 4th वाला, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन एक एक गैसी जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है ना। कौन सा गैसी जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। ये जो जैव भू रासायनिक चक्र है, इसे सीधा सीधा जैव रासायनिक चक्र भी कहा जाता है, और इसे पोषक चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोषक चक्र भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, है ना। डायरेक्टली पोषक तत्व भी यहाँ दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कौन सा रासायनिक जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। जल चक्र बिल्कुल है, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, इन चारों में से कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, वो होगा आपका फास्फोरस चक्र। याद रखिएगा, जो फास्फोरस चक्र होता है ये आपका गैसी जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता है। तो फिर क्या होता है भाई, तो याद रखिएगा ये 2 प्रकार के चक्र होते हैं। एक तो होता है आपका पोषक चक्र या फिर जैव भू रासायनिक चक्र, और दूसरा होता है आपका तल छटी चक्र, तल छटी चक्र, है ना। इसके बारे में भी याद रखिएगा। सीधा सीधा पूछ लीजिए आपसे कि तल छटी चक्र इनमें से कौन सा है, तो वहां पर आपको विकल्प दे देंगे। और फास्फोरस चक्र भी होगा, तो वहां पर आपको टच करना होगा, विकल्प को चुनना होगा, है ना। तो देखिए अपन सबसे पहले भू रासायनिक चक्र के बारे में जान लेते हैं। तो ये भू रासायनिक चक्र है, इसमें आपका इसके साथ साथ कौन से चक्र आएंगे, तो याद रखिएगा इसके साथ साथ आपका नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र भी किसके अंतर्गत आता है, आपका पोषक चक्र या फिर रासायनिक चक्र के अंतर्गत आता है। साथ में ऑक्सीजन इसमें हो गया, है ना। जल चक्र हो गया आपका, जल चक्र भी इसी के अंतर्गत आता है। कार्बन चक्र, ये भी याद रखिएगा, कार्बन चक्र जो विकल्प में है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर तल छठी चक्र के अंतर्गत कौन कौन सा, जैसे कि फास्फोरस चक्र। और ये याद रखिएगा, जो फास्फोरस चक्र होता है ये खनिज की पूर्ति करता है। क्या करता है फास्फोरस चक्र, खनिज की पूर्ति करता है ना। और इसके साथ साथ कौन कौन से चक्र हैं आपके तल छठी चक्र में, तो आपका हो गया कैल्शियम चक्र, है ना। मैं बोल देता हूँ, लिखूंगा, आपका समय यहाँ पर लग जाएगा। तो याद रखिएगा, कैल्शियम चक्र, सोडियम चक्र, फास्फोरस चक्र, लोह चक्र, मैग्नीशियम चक्र और सल्फर चक्र, है ना। सल्फर चक्र ये भी किसके अंतर्गत आता है, तल छठी चक्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, ये 4-5 नाम मैंने आपको बताए हैं, ये आपके तल छठी चक्र के अंतर्गत आते हैं। और जो मैंने इसके पहले नाम बताए और जो लिखे हैं, नाइट्रोजन हो गया आपका, जल चक्र हो गया, कार्बन चक्र हो गया, ऑक्सीजन चक्र हो गया, है ना, ये सभी के सभी आपके पोषक चक्र या फिर जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा होगा, सी वाला करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, चांगपा पहाड़ों पर रहने वाले एक जनजाति शंकु के आकार के तंबू में रहती है, जिसे याक के बालों से बुना जाता है और एक साथ सिला जाता है और 9 डंडों से बांधा जाता है। फिर करीब 2 फीट गहरी जमीन खोदकर टेंट लगाया जाता है। उनके तंबू को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा तंबू के बारे में पूछा गया है ना। प्रश्न को बहुत बड़ा कर दिया गया है, लेकिन पूछा क्या गया है,
जिसमें चांगपा जनजाति रहती है उस तंबू का नाम क्या है? पहले फोर्थ वाला विकल्प देख लीजिएगा, थोड़ा ये प्रश्न बड़ा हो गया तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो चौथा विकल्प जूले है ना, तो जूले विकल्प होगा नहीं, 3 विकल्प में से आपका आंसर होगा, तो इससे आपको चयन करना है। तो देखिए पहले चांगपा जनजाति के बारे में हम जान लेते हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखिएगा जो चांगपा जनजाति है ये लद्दाख में पाई जाती है। कहाँ पर? लद्दाख में पाई जाती है, ये याद रखिएगा हमेशा। यदि पूछ ले जाए विकल्प में आपसे प्रश्न में कि चांगपा जनजाति कहाँ के रहने वाली है, तो ये लद्दाख के रहने वाली है ना। और ये जो जनजाति होती हैं इसमें लगभग कितने लोग होते हैं ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्ग 3 में देखा गया है कि बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे ऐसे अंदर से प्रश्न पूछे गए हैं कि जो बहुत कठिन होते हैं प्रश्न। आगे हम देखेंगे उन प्रश्नों को। तो 5000 लोग होते हैं इनकी जनजाति में। कितने लोग होते हैं? तो 5000 लोग होते हैं। और ये कौन सी बकरी पालते हैं? तो याद रखिएगा पश्मीना बकरी है ना। ये यहाँ पर सिर्फ तंबू का नाम पूछा गया है, तो बकरी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो कौन सी बकरी पाली जाती है इनके द्वारा? पश्मीना बकरी, जिसकी शॉल बनाते हैं। आपने देखा होगा, शॉल के बारे में सुना होगा, पश्मीना शॉल हो गई, पश्मीना स्वेटर होगी, है ना, जो सबसे ज़्यादा गर्माहट इन शॉलों में होती हैं, है ना। और ये जो बकरी होती हैं ये 5000 फीट ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं और इनको वहीं पर रखा जाता है ताकि इनके जो बाल होते हैं वो काफ़ी मुलायम हो जाए, है ना। उसके लिए ये कहाँ पर रखते? 5000 वर्ग फीट ऊंचा, और वहाँ पर ये अपना जीवन यापन भी कर लेती हैं ये बकरियाँ, है ना। साथ में ये भेड़ों को भी रखते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला जो जानवर होता है इनमें वो पश्मीना बकरी होती है। अब बात कर लेते हैं इनके जो तंबू है। ये सारी जानकारी इस प्रश्न में दे दी गई है भाई, किस प्रकार का इनका तंबू होता है ना। सिर्फ हमें जानना है कि उस तंबू का नाम क्या है। तो उस तंबू का नाम होता है रेबो। याद रखिए जिसमें वो रहते हैं उस तंबू का नाम होता है रेबो। और जहाँ पर इन बकरियों और भेड़ों को रखा जाता है उसके बारे में पूछा जा सकता है भाई कि उसका नाम क्या है। तो उसका नाम होता है लेखा। क्या होता है? लेखा। रेबो और लेखा 2 चीजें हैं। लेखा जहाँ पर बकरियों को और भेड़ों को रखा जाता है, और जहाँ पर ये रहते हैं उनका तंबू, यानी कहने का मतलब जो चांगपा जनजाति रहते हैं उसको क्या कहते हैं? रेबो कहा जाता है ना। इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि काफ़ी बार ये सीटेट एग्जाम में भी और अनटेट एग्जाम में भी ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये याद हो गया भाई रेबो किसको कहा जाता है? जहाँ पर वो रहते हैं, और उनकी जो पश्मीना बकरी और भेड़ों को रखा जाता है उसको लेखा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए वो प्रश्न आ गया भाई जो हम अभी प्रश्न दोहरा रहे थे कि चांगपा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो सीधा सा प्रश्न है, और अभी मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, लेखा कहा जाता है ना। रेबो किसको कहते हैं? जहाँ पर वो रहते हैं, है ना। ये तो अभी आपको बताया, दोनों चीजें स्पष्ट हो गई आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और सरल सा प्रश्न है, कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या फिर सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती, जैसे ऐतिहासिक धरोहर हो गई ना, इसकी जो आवश्यकता होती, सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती, उसे क्या कहते हैं? सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। क्या विरासत परिसर है, धनुषाकार है, कोर बेल्ट है, या फिर इच्छुक विरासत है? सरल सा प्रश्न है, उसे क्या कहते हैं? विरासत परिसर कहते हैं। यह प्रश्न आपके एमपीटेट एग्जाम में पूछा गया है। पहला वाला जो विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, और काफी अच्छा प्रश्न है। विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में INTACH इनटेक का जो पूर्ण रूप है इसके बारे में आपको बताना है, और किसके संबंध में है ये भी आपको पता होना चाहिए। विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में इसको बनाया गया था, है ना। तो इसका पूर्ण रूप क्या है, इसे क्या कहा जाता है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, कला और सहकारी विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, स्थापत्य और सुलेख विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, या फिर पुरातात्विक संचयी विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। इसे क्या कहा गया है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। इसे भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट, या फिर कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, ये भी कहा जाता है। दोनों नाम मैंने आपको बता दिए। यदि इसकी स्थापना के बारे में पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 को। कब हुई थी? 1984 को हुई थी। नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी,
है ना। नई दिल्ली में भारत में विरासत, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास की, है ना। तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम। आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है, कहां पर हुई इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इन दोनों तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम और कब शुरू किया गया था। यहाँ पर कार्यक्रम के बारे में बताना है, साथ में कब शुरू किया गया, सन के बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। तो भाई 4 विकल्प ही। 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जिसे शॉर्टकट में आप CRSP, यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। CRSP आगे चल के आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए, है ना। 1987 में राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसका हम शॉर्टकट बोलेंगे NWHS, है ना। और 1990 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम TSCP। 1988 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और स्वच्छता कार्यक्रम NRDSP, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमने आंसर दे दिया और हो गया, है ना। जो 3 विकल्प हैं इनके जो फुल फॉर्म है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। आंसर तो आपका होगा यहाँ पर फर्स्ट, है ना। 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है CRSP, है ना। इसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीय और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को बनाया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। तो सही आंसर आपका क्या होगा? पहला वाला, है ना। याद रखिएगा आंसर आपका फर्स्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। सरल सा प्रश्न है, सभी को पता होगा इसका आंसर। 1 जनवरी 2014, 2 अक्टूबर 2014, 24 नवंबर 2014 या फिर 15 अप्रैल 2014। भारत के प्रधानमंत्री, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई 2014 में कौन थे प्रधानमंत्री, सभी को पता है श्री नरेंद्र सिंह मोदी थे, है ना। इनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी और यहाँ जो अभियान है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था और ये महात्मा गांधी के स्वच्छ देश के सपने को सम्मान देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब महात्मा गांधी जी का जन्मदिन कब आता है, उनकी जयंती कब आती, 2 अक्टूबर को, और उसी दिन इसकी शुरुआत की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की, 2 अक्टूबर 2014 को, है ना। तो याद रखिएगा आपका जो बी वाला विकल्प है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा इनकोशार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, जो इनकोशार है इसे वर्तमान में क्या नाम दे दिया गया है, इसरो, ISRO, है ना। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इसरो कर दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, है ना। याद रखिएगा इसका नाम बदल दिया गया है, पहले इसका नाम क्या था, इनकोशार था। थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चों को, तो इसलिए इस प्रकार से प्रश्न रखे जाते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी ये आपको बताना है। तो 1953 में की गई थी, 57 में, 60 में या फिर 62 में, कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो शुरुआत है ये 1962 में की गई थी। कब की गई थी? 1962 में। किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1962 में, परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत की गई थी। किसके तहत? परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत की गई थी। और इसका नाम कब बदला था, ये भी यदि पूछा जाए कि भाई इनकोशार से इसका इसरो नाम कब बदला था, इसका सन पूछा जाए तो सन था आपका 1969, 1969। ये सन भी आपको ध्यान में रखना है। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आंसर आपका क्या होगा? 1962 होगा। चलिए अगला प्रश्न, टर्ल्स, TERML या फिर इसे टल्स भी कहा जाता है ना, शॉर्टकट में टल्स कहा जाता है। और इसका पूर्ण रूप आपको बताना है क्या है, जिसे इसरो के पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसे इसरो के द्वारा, है ना। तो इसका पूरा नाम आपको बताना है। चौथा विकल्प आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा देख लीजिए चौथा विकल्प कौन सा है ना। आपने पढ़ लिया होगा, मैं वैसे पढ़ के सुना दूंगा। तो पहला विकल्प है आपका तिरुवनंतपुरम इक्वेटोरियम रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। यहां पर TERLS का पूरा नाम आपको बताना है सीधे सीधे, है ना। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है।
2 इंजन रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, या फिर जो फोर्थ वाला विकल्प है 3 इंजन रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। इसमें 4 विकल्प में आपको बताना है TERLS का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, है ना। इसको किसके द्वारा संगठित किया गया था, स्थापित किया गया था, तो इसरो के द्वारा किया गया था। अब कब किया गया था, यदि इसके बारे में पूछ ले भाई इसे कब किया गया था और किसके पास स्थित किया गया था, तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर, कब हुई थी, 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और किसके पास हुई थी, तो ये हुई थी तिरुवनंतपुरम के पास में। कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम के पास में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो रॉकेट है, आपने रोहिणी, आगे मैं बताऊंगा रोहिणी के बारे में, है ना। रोहिणी की एक श्रृंखला है ये, कौन सी, TERLS। इसके बारे में आगे हम जानकारी देंगे, आगे प्रश्न आएगा उसमें हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखिएगा सीधा सीधा कि इसका नाम क्या है पूरा, कब इसकी स्थापना हुई थी और किसके पास हुई थी, तो तिरुवनंतपुरम के पास हुई थी ना। 3 चीजें आपको याद रखना है, आगे हम बात करेंगे। साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए जितने भी और विकल्प हैं इनके बारे में भी, इनके पूरे नाम आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके बारे में भी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एरोस्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सम्मिलित नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे कि चीन है, इसकी कौन सी अंतरिक्ष एरोस्पेस एजेंसी, क्या ये सही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें पूछा गया है कौन से अपने देश के साथ सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी नहीं है इसके बारे में आपको बताना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर विकल्प लिख देते ABCD, जैसे जैसे विकल्प पढ़ूंगा आपको समझ आ जाएगा, है ना। इनकी स्थापना के बारे में भी आपको बताऊंगे कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहला विकल्प है आपका CNSA। CNSA जो एजेंसी क्या चीन की है, बिल्कुल सही है, ये चीन की एजेंसी है। इसका हिंदी रूप होता है चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रसारण। क्या होता है, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रसारण। और ये जो एजेंसी है चीन की है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 22 अप्रैल, स्थापना भी आपको साथ में याद रखना है, 1993 है ना। इसकी स्थापना हुई थी चीन की जो अंतरिक्ष एरोस्पेस एजेंसी CNNS, इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1993 को हुई थी। दूसरे नंबर पर देखते हैं भाई ये सही है, तो इसका मतलब ये अपना विकल्प सही नहीं है, है ना, क्योंकि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पता करना है। बी वाला विकल्प है DLR अंतरिक्ष प्रसारण। क्या ये डेनमार्क की एजेंसी है, तो ये बिल्कुल नहीं है, हमारा आंसर बी वाला होगा। क्योंकि जो DLR है ये किसकी एजेंसी है, तो ये जर्मनी की एजेंसी, किसकी है, जर्मनी की एजेंसी, ना कि डेनमार्क की। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जर्मन एरोस्पेस सेंटर। क्या होता है, जर्मन एरोस्पेस सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। किसकी, DLR की बात कर रहा हूं, जो कि डेनमार्क में स्थित नहीं है। ये जो एजेंसी है कहां पर है, जर्मनी में है। तो फिर भाई डेनमार्क की कौन सी एजेंसी है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि डेनमार्क की जो एजेंसी होती है ये होती है DNSC। कौन सी होती है, DNSC। इसका फुल फॉर्म होता है डेनिश राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र। क्या होता है, डेनिश राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी को हुई थी, 1 जनवरी 1968, 1969, है ना, 1 जनवरी 1968। DNSC जो कि डेनमार्क की एजेंसी है, ये याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1968 को हुई थी। तो ये क्लियर हो गया, आंसर आपको पता चलेगा बी वाला है। सी और डी को भी देख लेते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भाई फ्रांस की जो एजेंसी वो कौन सी है, CNES। कौन सी है, CNES। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र। क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र, CNES का फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1961 में। कब हुई थी, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी फ्रांस की एजेंसी की। लेपन, देखिए ये जो लेपन है ये पहले देख लेते हैं, इंडोनेशिया है ना। इंडोनेशिया की जो एजेंसी का नाम क्या है, वो है लेपन। पूरा नाम क्या है, इंडोनेशियाई अंतरिक्ष एजेंसी। पहले इसका नाम था लेपन। क्या था, पहले इसका नाम था लेपन, और अब क्या कर दिया गया है, इंडोनेशियन अंतरिक्ष एजेंसी इसका नाम कर दिया गया है। अब बात आती कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 नवंबर
27 नवंबर 1964। ये जो स्थापना वर्ष है इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, कुछ भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे समझ में आपको आंसर क्या होगा, आपका बी वाला होगा। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जब आपको समय मिले पढ़ लीजिएगा, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था। यहाँ पर द्रव्यमान के बारे में पूछा गया है, कितने किलो का था, 240 किलो का था, 300 किलो का था, 360 किलो का, 400 किलो का। इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एमपीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो कितने किलोग्राम का था, तो ये था आपका 360 किलोग्राम का। कितने का था, 360 किलोग्राम का था। और इसे कब किया गया था ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। और द्रव्यमान कितना था, 360 किलो था। कब किया गया था ये प्रक्षेपण, तारीख याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975। कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। और ये इसका जो क्षय तिथि ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी के बीच में आने वाला जो प्रश्न है 16 प्रश्न है शायद, या फिर 17वां है ना, वो है 10 फरवरी 1992। कौन सी है, 10 फरवरी 1992 है। और इसका जो जीवन काल है, जीवन काल के बारे में पूछा जाएगा, अगला प्रश्न वही है, ध्यान रखिएगा, लगभग 17 वर्ष, लगभग 17 वर्ष, यानी कि 17 वर्ष से कम समय लगा था। आप देखेंगे यानी कि अप्रैल यदि 10 फरवरी, ये क्षय तिथि यदि 10 फरवरी की जगह 19 अप्रैल 1992 होता, टोटल 17 वर्ष हो जाता। लेकिन इससे पहले ये क्षय तिथि इसकी हो गई थी, तो इसका जो एग्जैक्ट जो निकलता है वो 17 वर्ष से पहले, है ना। ये याद रखिएगा, वर्ष आगे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए तो याद हो गया आपको, आंसर क्या होगा इसका, 360 किलो होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। यहां पर देखिए ध्यान देना है, पृथ्वी का पूछा गया, भारत का नहीं पूछा गया, है ना। पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, 54 में, 57 में, 60 में या फिर 63 में। तो सही आंसर क्या होगा आपका, 1957। यदि हम तारीख की बात करें, तारीख होगी आपकी 4 अक्टूबर 1957। क्या होगी, 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। सफलतापूर्वक कौन सा पहला कृत्रिम उपग्रह था, तो उसके नाम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो वो नाम था आपका स्पुतनिक, एक मिनट, स्पुतनिक फर्स्ट। क्या नाम था उसका, स्पुतनिक फर्स्ट। कब किया गया था, 4 अक्टूबर 1957 में, ये याद रखिएगा। और उसकी यदि आपको वजन के बारे में पूछे कि भाई लॉन्च करने के वक्त इसका वजन कितना था, यदि वजन के बारे में जैसा कि अभी पूछा गया था थोड़ी देर पहले ही, तो वो था आपका 83.6 किलोमीटर, है ना। लॉन्च करने के वक्त इसका वजन करीब 83.6 किलोमीटर था। इसका व्यास यदि पूछे तो व्यास था इसका था 58 सेंटीमीटर, है ना। वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन याद रखिएगा व्यास इसका था 58 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि बात करें तो ये तकरीबन, यदि हम पृथ्वी का पहला कृत्रिम जो उपग्रह है स्पुतनिक फर्स्ट, ये मात्र 21 दिनों में ही बंद हो गया था। कितने दिनों में, 21 दिनों में ही ये काम करना बंद कर दिया था। इसकी जो बैटरी वो खत्म हो गई थी, उसकी वजह से इसने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन ये सफलतापूर्वक प्रक्षेपित माना गया था। कब माना गया था, 4 अक्टूबर 1957 में। यह तारीख आपको याद रखना है, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन क्या था। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई तारीख समेत मैंने आपको बताया था कि भाई इसका कक्षीय जीवन कौन सा है ना। ये सारी चीजें मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 17 साल से थोड़ा अधिक होगा, 17 साल से थोड़ा कम होगा, 18 साल से थोड़ा कम होगा, या फिर 18 साल से थोड़ा अधिक होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, यदि आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था प्रक्षेपण की तारीख क्या थी, 19 अप्रैल 1975, है ना, ये याद रखेगा। और क्षय तिथि यानी कि कहने का मतलब जो कक्षीय जीवन था उसका वो कौन सी तारीख थी, 10 फरवरी 1992, है ना। यदि इसका आप देखेंगे तो ये 16 साल और कुछ महीने होगी, है ना।
यदि ये अप्रैल 1992 होती तो हम यहाँ पूरा 17 साल बोल सकते थे, लेकिन ये कम थी, यानी कि 17 साल से थोड़ा कम। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका SLV3, या जैसे कि नाम यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, और इसका पूरा नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 77 में, 80 में, 84 में या फिर 57 में, कब किया गया था ये आपको बताना है। तो ये किया गया था आपका 1980 में। तारीख यदि आपको बताऊं तो 18 जुलाई। कब किया गया था? 18 जुलाई 1980 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। किसको? SLV3 को, याद रखेगा। और ये रोहिणी उपग्रह RS1, ये याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जाएगा। रोहिणी उपग्रह RS1, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और LSV3 भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था, याद रखेगा। और ये भारत का पहला मानव रहित चंद्रयान है ना, 2008 भी PLV के संशोधन द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि 2008 में मानव रहित चंद्रयान फर्स्ट जिसको कहते हैं, 2008 में इसको पारित किया गया था। इसको संशोधित कर किसके द्वारा? SLV3 को ही संशोधित कर इसको संशोधन द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि हम बात करें तो ये 22 मीटर लंबा था। क्या था? SLV3 की बात करें तो ये 22 मीटर लंबा था। और प्रक्षेपण वाहन 7 मंजिला इमारत जितना लंबा था। आप 7 इमारत मंजिला देख लीजिए, इतना लंबा ये आपका प्रक्षेपण था। और ये इसका जो वजन था वो 17 टन था। कितना था? 17 टन इसका वजन था। ये ध्यान में आपको रखना है। और ये 18 जुलाई 1980 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह SLV3 या SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के प्रथम प्रक्षेपण सफल प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? उसका नाम आपको बताना है। तो रोहिणी सैटेलाइट सेकंड, कार्टोसेट सेकंड या फिर ये फर्स्ट है ना, कार्टोसेट सेकंड या फिर रोहिणी सैटेलाइट फर्स्ट। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि SLV3 को कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1980 को, है ना। रोहिणी उपग्रह RS1 के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर रोहिणी सैटेलाइट फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 20 प्रश्न मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा था? अभी हम सफल प्रक्षेपण की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो कौन सा उपग्रह है जो कक्षा में पहुंचने में विफल रहा था, उसके बारे में आपको बताना है। SROSS फर्स्ट, SLV3D फर्स्ट, SROSS-C2, NIUSAT जिसको न्यूसेट भी कहा जाता है। तो वो विफल जो प्रक्षेपण था या फिर उपग्रह था वो रहेगा आपका SROSS फर्स्ट और सेकंड। दोनों ही यहाँ पर सेकंड नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही विफल रहे थे। यदि इसकी तारीख हम जाने लॉन्च की तो वो तारीख थी, यदि फर्स्ट की हम जाने तो 24 मार्च 1987। ये जो डेट थी ये आपकी SROSS फर्स्ट की तारीख थी जिससे को इसको लॉन्च किया गया था। और ये विफल हो गया था, ये खो गया था, मतलब वहाँ पे, है ना, फर्स्ट और सेकंड। और सेकंड की जो तारीख थी वो रहेगी आपकी SROS जो सेकंड की तारीख थी वो रहेगी आपकी 13 जुलाई, है ना, 13 जुलाई 1988। ये आपकी SROSS सेकंड की तारीख रही थी। ये दोनों ही लॉन्च होने के बाद विफल रहे थे और इस कारण ये खो गए थे। अब बी वाला विकल्प SLV3D ये आपका सफल रहा था। SOOSSC सेकंड ये आपका सफल रहा था। और NIUSAT न्यूसेट जो है ये भी आपका सफल रहा था। यदि हम इसके बारे में जाने 3 के बारे में, है ना, तो ये जो लगभग ये सफल रहा था और इसका प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का जो स्थल है वो कहाँ पर था? श्रीहरिकोटा था। ये आपको ध्यान में रखना है। 3D1 की बात करें तो इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी वो 31 मई थी। 31 मई 1981 कब थी?
31 मई 1981 इसकी डेट थी और ये सफल परीक्षण रहा था। बात करें यहाँ पर C2 की, तो इसका जो परीक्षण हुआ था वो 4 मई 1994 को हुआ था। कब हुआ था? 4 मई 1994 का इसका परीक्षण हुआ था, 94 को, 94 को। और ये परीक्षण जो हुआ था वो सफल हुआ था, ये आपको याद रखना है। साथ में न्यूटन की हम बात करें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया एक परीक्षण था, उपग्रह था। तो यहाँ पर BCD सही रहेगा। और यहाँ पर पूछा गया था कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आज के आपके MPTET के 20 प्रश्न आपके पर्यावरण अध्ययन के खत्म होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि इसका अगला पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, जल्दी ही हम आपके लिए अगला पार्ट बना देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।